हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITP साइंस अपेक्स। इट्स सौतम नगर हियर। सो आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं ऑफ ब्रायोफाइट्स फॉर BSc एज वेल एज फॉर ITP BSc थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। सेकेंड में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। नाउ आज का जो टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले इवोल्यूशन को पढ़ना जरूरी क्यों है? कैन यू जस्ट प्रेडिक्ट? क्योंकि भाई अगर बॉटनिस्ट जो है वो ब्रायोफाइट्स को इतना फोकस करते तो कुछ तो रीजन होगा ना, तभी तो वो उस चीज को फोकस कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये सबसे पहले एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम वाले जो है वो माने गए हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम माने गए मतलब ये सबसे पहले वाटर से लैंड में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स थे। इसीलिए जो है बॉटनिस्ट इनको सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका रीज़न क्या था ये हम लोगों ने ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा मेन रीज़न ये है कि ये एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट किंगडम का हम लोग इवोल्यूशन के ऊपर पढ़ना है, उसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है, एल्गल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें से कुछ जो है वो रिसेंबल करते हैं ब्रायोफाइट से। ठीक है, वैसे ही टेरिडोफाइट्स के कुछ जो है वो रिसेंबल करते हैं ब्रायोफाइट से। कहने का मतलब ये है जो एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेरिडोफाइट कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के बीच का जो इवोल्यूशनरी लिंक है वो होता है ब्रायोफाइट्स। इसीलिए आज अपने को इस टॉपिक को कवर करना है। सो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था, एंड लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ये हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में किया है। नाउ आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैमेटोफाइट पढ़ेंगे एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। आई होप सो कि आज ये जल्दी से खत्म हो जाए। देखो इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस है भी, नहीं भी है, बट आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में जो आप एग्जाम देते हो उसमें आपका 1 वर्ड क्वेश्चंस आता है और शॉर्ट में भी जो है थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको हल्का सा नॉलेज होगा तो आप उसको अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एंड तक जरूर से जुड़े रहिएगा। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हालांकि जो बुक्स में दिया है वो प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस के बारे में दिया है, बट ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट जो है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एल्गल ओरिजिन से माना गया है। देन वो जो है एल्गल ओरिजिन से ब्रायोफाइट ओरिजिन, ये टेरिडोफाइट थ्योरी। ठीक है, टेरिडोफाइट का जो थ्योरी था उससे लिंक हुआ है। तो इन सब चीज़ों को, ये बेसिकली 2 ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको हल्का हल्का इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। अब एल्गल ओरिजिन, तो एल्गल ओरिजिन जो है वो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूँ, अगर ब्रायोफाइट्स वाटर लविंग प्लांट है तो क्या उनके एंसेस्टर्स एक्वाटिक हो सकते हैं? तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए हैं ग्रीन एल्गी से, पर्टिकुलरली जो है वो काराफाइसियाई, इस एल्गी से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो अब इसका एविडेंस क्या है एल्गल की? अगर सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि एल्गल ओरिजिन आप बताओ कि एल्गल से ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, तो पहला एविडेंस ये है कि दोनों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड, पिगमेंट सेम होने का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है? पिगमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल है तो इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है कि क्लोरोफिल और पिगमेंट है, मतलब ये एक इवोल्यूशनरी लिंक जो है वो शो कर रहा है। सेकंड एविडेंस आपका ये है फूड स्टार्च। जैसे कि हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लोब्यूलर ट्यूबर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसमें फूड को स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल। तो फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं स्टार्च फॉर्म में, चाहे वो एल्गल फॉर्म हो या फिर ब्रायोफाइट फॉर्म हो। ठीक है, तीसरा इनका सेल वॉल का ओरिजिन, जो कि किससे बना होता है? सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट। तो ये तीसरा एविडेंस है कि ये एल्गल से एविडेंस इनका इवोल्यूशनरी लिंक है। सेकंड, फोर्थ रीजन आप ये बता सकते हो, हम लोगों ने जैसे कि सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने मोटाइल मेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा था, इजंट इट? तो इसमें भी आपका मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। और मोटाइल मेल गैमेट
जो है वो किस में होते हैं, एल्गल में भी होते थे और यहाँ पर, इसलिए इसको oogamma स्टेप भी बोलते थे। फिफ्थ एविडेंस जो है वो ये बोल सकते हैं कि ये बायोकेमिकल पाथवेज जो होते हैं वो दोनों में सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। तो एल्गल एविडेंस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये सब चीजों को बता सकते हो। देखो वो मिट गया, इसलिए मैंने आपको बोला था, तो आप थोड़ा पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहला एविडेंस हम लोगों ने पिगमेंट के बेसिस पे बताया था। दूसरा एविडेंस हम लोगों ने उनके क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बताया था। तीसरा एविडेंस फूड कौन से स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। चौथा एविडेंस उनका सेल वॉल कौन सा होता है। एंड पांचवा एविडेंस वाटर के फर्टिलाइजेशन के लिए मोटाइल मेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको अच्छा इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एल्गल ओरिजिन को एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका मेन रीजन क्या था, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में देखो एल्गाई में क्या था, यूनिसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स थे, लेकिन ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो पहला रीजन जो है वो सेक्स ऑर्गन का जो सेलुलरिटी स्ट्रक्चर है उस पर डिफरेंस था। दूसरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो ब्रायोफाइट में होता है एक्सोस्कोपिक टाइप का। एक्सोस्कोपिक मैंने आपको बताया था कि एपीबेसल और हाइपोबेसल में डिवाइड होता है। एपीबेसल जो है वो शूट ओरिजिन में फॉर्म होता है, इसीलिए आपको हर एक लेक्चर्स देखना जरूरी होता है। ठीक है, देन थर्ड लिमिटेशन है, कल हम लोगों ने देखा था दोनों में प्रोटेक्टिव लेयर जैकेट लेयर प्रेजेंट थे, किसमें, ब्रायोफाइट में, जबकि एल्गे में एब्सेंट थे। तो ये लिमिटेशन आप बता सकते हो एल्गल ओरिजिन का। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एल्गल ओरिजिन। अब मैं आपको बता रहा हूं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट जो है वो कैसे टेरिडोफाइट से लिंक करते हैं, मतलब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखो अब यहीं से मैं आपको लिंक करूंगा, बाद में प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता क्या है। फिलहाल के लिए आप टेरिडोफाइट थ्योरी सबसे पहले अपन समझते हैं। ये भी एक दूसरा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो माना गया है टेरिडोफाइट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला, अब मैं आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बताने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, क्या ये पॉसिबल है कि टेरिडोफाइट के रिडक्शन से ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ हो। क्वेश्चन ये है कि टेरिडोफाइट के इवोल्यूशन से क्या ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ हो या हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पर टेरिडोफाइट थ्योरी जो है वो बेस्ड है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो ब्रायोफाइट्स जो प्रिमिटिव नहीं है बल्कि एक रेड्यूस्ड टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ब्रायोफाइट जो है वो एक रेड्यूस्ड टेरिडोफाइट है। ठीक है, अब जैसे सपोज हम लोग के में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मंकी से ओरिजिनेट हुए हैं, है ना, मंकी से इवॉल्व हुए, तो हमारे में टेल तो नहीं है ना, मतलब वो रेड्यूस्ड हो गए हैं, लेकिन हम लोग के एंसेस्टर्स तो वही है। तो इसमें भी ये ऐसा कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स जो है वो रेड्यूस्ड टेरिडोफाइट्स हैं, बस यही इनका एक इवोल्यूशनरी लिंक है बोल सकते हैं। तो अब हम एक्चुअल में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को समझने जा रहे हैं, क्या सारे टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स इक्वली एडवांस्ड होते हैं। तो इसको अपन समझेंगे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के स्ट्रक्चर से। जैसे हम लोगों ने देखा था रीशिया के बाद थोड़े से एडवांस होते हैं मर्केंशिया, फिर लिवरवॉर्ट, देन सबसे हाईली एडवांस्ड होते हैं फ्यूनेरिया। अब ये जो है इनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है, मतलब एडवांसमेंट इंक्रीज होते चले जाती है। ठीक है, तो रीशिया, मर्केंशिया, लिवरवॉर्ट, फ्यूनेरिया, लिवरवॉर्ट में एंथोसिरोज आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका एडवांसमेंट जो है वो चलता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये हट जाएगा। क्लियर है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो आज हम लोग जो है इवोल्यूशन के दौरान, जब इवोल्यूशन होता है तो उसमें गैमेटोफाइट, क्योंकि इसमें डोमिनेंट स्टेज क्या होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इस गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या इवोल्यूशन हुआ है या क्या एडवांसमेंट हुआ है इन द ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में आज अपन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज, तो सबसे पहले अपन इसको यहाँ स्लाइड में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। ये कैरेक्टराइज होते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। ये मोन फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होते हैं किसमें, गैमेटोफाइट में।
ठीक है, जबकि स्पोरोफाइट में क्या होता है, इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये डायरेक्टली गैमेटोफाइट से जनरेट होते हैं। नाउ प्लांट दो तरीके से इवॉल्व हो सकते हैं, एक होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इवोल्यूशन जो है वो सिंपल थैलॉइड फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स थैलॉइड फॉर्म में इवॉल्व होता है। जैसे सपोज ये क्या है, ये सिंपल थैलॉइड फॉर्म है, इसमें हल्का सा डिफरेंशिएशन हुआ रूट स्टेम लीव्स का, तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब ये मतलब कहने का मतलब ये एल्गल फॉर्म से ब्रायोफाइट के फॉर्म में गया, इट इज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स जो है वो रिड्यूस हुए होंगे, मतलब हालांकि ये भी ब्रायोफाइट है लेकिन ये एडवांस्ड ब्रायोफाइट है, मतलब फ्यूनेरिया। क्लियर है? तो ये जो है वो थ्योरी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रेग्रेसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या दिख रहा है, लीफी फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक सिंपल थायराइड फॉर्म में, इसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। नाउ तो अब इसी को अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में क्या फर्क है। जैसे सपोज प्रोग्रेसिव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिंपल थायराइड फॉर्म जो है उसमें डेवलप होता है एयर चैम्बर्स में, जो कि डिफरेंशिएट होता है एपिडर्मिस में और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में। जैसे एग्जांपल है मर्केंशिया। फिर ये और इवॉल्व होता है जैसे कि मॉसिस या फ्यूनोरिया। तो फ्यूनेरिया में क्या होता है, वेल डेवलप्ड राइजोइड्स अपने को देखने को मिलते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल थायराइड फॉर्म से थोड़े से एडवांस्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये और ये दिया कौन था, केवर्स और कैंपबेल। क्लियर है? तो ये कौन दिया था, केवर और कैंपबेल ने। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो एडवांसमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले रीशिया, पहले आप इसको याद रखिएगा, सबसे लीस्ट एडवांस कौन सा होता है, रीशिया, देन मर्केंशिया, देन एंथोसिरोस, देन फ्यूनेरिया। किसी को कोई डाउट? देखो अब रीशिया में क्या होता है, स्ट्रक्चर जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप फिलहाल लेके एक बार और यहीं से समझ सकते हो। रीशिया में जैसे कल हम लोगों ने देखा था फूट और सेटा क्या होता है, कैप्सूल तो हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन रीशिया में क्या होता है, फूट एंड सेटा ये एब्सेंट होता है, कैप्सूल बस प्रेजेंट होता है। जबकि फ्यूनेरिया में क्या होता है, फूट, सेटा, कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया सिंपल स्पोरोफाइट हो गए। ठीक है, इसमें स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं। अब मर्केंशिया के बारे में बात करते हैं। तो मर्केंशिया में क्या होता है, फूड सेटा कैप्सूल, इसमें भी तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है फूड सेटा कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंथोसिरोस में क्या होता है, स्टोमेटा जो है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा एब्सेंट था, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और फ्यूनेरिया में क्या था, कल हम लोगों ने फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें पेरिस्टोम टीथ जो है कल हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर देख लेना, आपको ओपेरक्यूलम और पेरिस्टोम टीथ का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉवर, कॉवर और कैंपबेल ने प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बॉवर। तो बॉवर ने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। कॉवर और कैंपबेल ने क्या कहा था कि इवोल्यूशन जो डिफरेंशिएशन है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब दूसरे साइंटिस्ट थे कश्यप। ठीक है, कश्यप और चर्च, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो डिफरेंशिएशन है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होते चले जाती है। जैसे सपोज अपन बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स, स्टोमेटा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हाईली एडवांस वाले, जैसे सपोज ये आपका फ्यूनेरिया हो गया, तो फ्यूनेरिया में क्या होता है, बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे थायराइड सिंपल फॉर्म में होता चला जाता है, जैसे लिवरवॉर्ट या रीशिया, तो रीशिया में क्या होता है, एयरपोर्ट्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो ये जो है वो किसने कहा था, कश्यप, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है। क्लियर है? तो आपको प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे कौन सा थ्योरी है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव थ्योरी जो है वो ज्यादा एडवांसमेंट में माना गया है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर कोई सपोज क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन इन ब्रायोफाइट हैज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सेप्टेबल, तो आंसर क्या होगा,
अगर ऑप्शन में आता है तो फिर प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव, एल्गर, ब्रायोफाइट 4 थ्योरी दे देगा। अदरवाइज जैसे आज के फॉर्म में आता है तो उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। क्लियर है? तो एक एक बार आप डिफरेंस यहां से पढ़ लेना कि इसमें अपग्रेड होता है, इसमें डाउनग्रेड होता है, इसमें थैलस होता है, डॉर्सोवेंट्रल होता है, जबकि इसमें इरेक्ट होता है और लीफी शूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ट्रेजेक्टरी एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होते चले जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ लीफ होता चला जाता है। इसमें क्या होता है? करंट कॉन्सेंसस क्या है? ये मोर वाइडली एक्सेप्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये वैलिड है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? हम लोगों ने स्टेलाइजेशन क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोगों ने कवर किया था वो था इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं ये इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि क्यों ये टॉपिक भले आंसर लिखने के लिए जरूरी ना हो, लेकिन क्यों आपके लिए जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले आप आंसर बताइएगा। सपोज अगर ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होते हैं, अगर वो पूरे टिश्यूज जितने उसमें होते हैं स्पोर्स टिश्यू, अगर वो पूरे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या वो सरवाइव कर पाता? मेरा क्वेश्चन ये, सपोज ये स्पोरोफाइट टिश्यू है, ये स्पोरोफाइट टिश्यू जो है जितने भी इसमें सेल्स प्रेजेंट है वो सभी स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे रिशिया में होता है, तो क्या ये अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे? शायद हाँ कि ना? मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए ना। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि रिशिया फिर मर्केंशिया में स्यूडोइराइटस पाए गए थे, जो कि प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से एडवांसमेंट होता है, ये भी एक इवोल्यूशन होता है। इसीलिए नेचर में इवोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इवोल्यूशन ये बोलता है कि हर एक सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता, कुछ सेल्स जो होते हैं वो सपोर्ट करने के लिए भी ज़रूरी होती है। इसी स्पेशलाइजेशन ने ब्रायोफाइट को इवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, तो स्टेलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, आज इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक थ्योरी होता है बॉवर थ्योरी। तो आज अपन इस बॉवर थ्योरी जो है, इन्होंने स्टेलाइजेशन के बारे में क्या बोला था ये देखेंगे, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, और रिशिया से लेके मर्केंशिया तक के या फ्यूनेरिया तक के क्या क्या स्पोरोफाइट में जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये बॉवर थ्योरी है, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप कहीं नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये मिट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, लेट अस वेट, फाइन। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं बताओ? स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं? जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं इसको अपन बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो प्रिमिटिव प्लांट में ऑलमोस्ट जो पूरे स्पोरोफाइट जो होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे रिशिया में क्या होते हैं, जितने भी जो स्पोरोफाइट जो स्ट्रक्चर है, जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर मतलब जो कैप्सूल का जो है ना, वो कैप्सूल जो है वो पूरे स्पोर को कंटेन करते हैं, मतलब पूरे फर्टाइल स्पोर होते हैं, एक भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता। ठीक है, अब इवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ होगा, जब इवोल्यूशन हुआ होगा या एडवांसमेंट हुआ होगा प्लांट में, तो सपोज ऐसे फ्यूनेरिया हो गया या मर्केंशिया, पहले अपन देख लेते हैं रिशिया या फिर मर्केंशिया। तो इसमें क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, कल ही हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो पूरे कंप्लीटली फर्टाइल सेल्स में प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज इसमें से इतने जो सेल्स है वो फर्टाइल हो गए, इतने जो है वो स्टेराइल हो गए। तो फर्टाइल सेल्स जो होते हैं वो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्टेराइल सेल्स जो होते हैं जैसे इलेक्टर्स, ये जो है वो प्रोटेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। आई होप सो कि आपको ये स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, उसका मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मैंने आपको पूछा था स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डू एनीवन नो? स्टेरिलाइजेशन मतलब यही होता है
इवोल्यूशन के दौरान कुछ सेल्स जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, कुछ सेल्स जो स्टेराइल होते हैं, और वो स्टेराइल सेल्स जो कि प्रोटेक्शन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए या सपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो टिश्यू होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो होते हैं वो जो है वो सपोर्टिव टिश्यू या फिर न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन में ये चीज होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट विच इज बॉवर्स कॉन्सेप्ट। तो बॉवर कॉन्सेप्ट यही है, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हो, दिस इज बॉवर कॉन्सेप्ट। तो बॉवर कॉन्सेप्ट ने, बॉवर जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोफाइट के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए, जब ब्रायोफाइट्स के एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसके दौरान उन्होंने इस थ्योरी का एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उन्होंने भी वही चीज बोला कि प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें जितने भी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो फर्टाइल सेल्स होते हैं, और एडवांसमेंट जैसे ऐसे होते हैं तो वो कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, और जो मैंने आपको हिंदी में बोला है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसको एज इट इज लिखना है। तो बॉवर जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पे बेस्ड था, इनका जो थ्योरी था वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पे बेस्ड था, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। ठीक है, अब स्टेरलाइजेशन इवॉल्व कैसे हुआ इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक से लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्टेरलाइजेशन जो है इवॉल्व होने का जरूरत ही क्या था, क्यों स्टेरलाइजेशन इवॉल्व हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या थी भाई। सब अगर स्पोर प्रोड्यूस करते तो भी क्या ही होता, अच्छा खासा और प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा रीजन है न्यूट्रिशन के लिए, अगेन वी हैव डन। तीसरा रीजन है स्पोर डिस्पर्सल के लिए, जो कल हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा था। चौथा रीजन है ग्रेटर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्पेशलाइज्ड या वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, पांचवा रीजन है इसका सर्वाइवेबिलिटी, जो चांसेस होते हैं, सर्वाइवेबल चांसेस वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए स्टेरलाइजेशन इवॉल्व होता है। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रिशिया के बारे में। तो रिशिया में जैसे आप सब देख सकते हो, रिशिया का स्ट्रक्चर कल हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, थैलॉइड, सिंपल थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो जितने भी है, देखो ये क्या हो गया, फर्टाइल जैकेट लेयर हो गया। ठीक है, ये क्या है, स्टेराइल टिश्यू जो है ये नेग्लिजिबल है, कंसिस्टिंग ऑफ जैकेट टिश्यू जो है, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, जैकेट कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, और अंदर में जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको अपन बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो आपको येलो येलो दिख रहा है वो क्या है, फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट है जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो रिशिया में क्या होता है, मैक्सिमम स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप फीचर्स क्या क्या देखोगे, स्ट्रक्चर अभी से आप याद रखो, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा ना बेटा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। फैन ऑन हो जाओ, ओके हो गया। तो हम लोग यहाँ पर फीचर्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं, आप बताओ। फूड सेट और कैप्सूल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, फूड सेट एब्सेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, स्टेरलाइजेशन जो है वो मिनिमम होता है, फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइज्ड सेल्स वो मैक्सिमम होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो रिशिया जो है एक प्रिमिटिव कंडीशन बोल सकते हैं। तो रिशिया क्या है, ऑलमोस्ट मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव स्पोरोफाइट हो गया। देन आते हैं मर्केंशिया। तो मर्केंशिया में कल मैंने आपको ये क्या है, स्यूडोइलेटर्स। तो स्यूडोइलेटर्स के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, यू कैन सी फ्रॉम देयर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो थे वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो क्या प्रोड्यूस किए, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो स्यूडोइलेटर्स प्रोड्यूस किए और स्पोर प्रोड्यूस किए। तो 50% जो है वो इसमें इलेक्टर प्रोड्यूस हुए, जो कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए इंपॉर्टेंट होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें फूड सेटा ये जो है वो कैप्सूल है, तो इसमें तीनों प्रेजेंट होता है। क्लियर है, सेटा जो है वो कैप्सूल को एलिवेट करता है, ये सब कल हम लोगों ने देख चुके हैं। इसमें क्या हुआ, स्टेरलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो गया।
ठीक है। इसमें स्टेरलाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फर्टिलाइजेशन डिक्रीज हुआ। पेलिया जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें होता क्या है, ऊपर में फर्टाइल सेल्स होते हैं, नीचे में स्टेराइल सेल्स होते हैं, मतलब 70% स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रोफोर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंथोसिरोस। तो एंथोसिरोस भी अपने को डीपली पढ़ना है, तो इसीलिए आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो जानना जरूरी है। और सबसे हाईली एडवांस तो नहीं बोलेंगे, बट एक मीडियम एडवांस अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फ्यूनेरिया आता है। तो एंथोसिरोस का फीचर्स जो है वो अपन ये बोल सकते हैं, इसमें स्पोरोफाइट जो होते हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसमें कॉल्यूमेला पाए जाते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा सब। ठीक है। बस हम लोग यही देख रहे हैं कि एडवांसमेंट कैसे होता चला जा रहा है और डिस्लेशन के रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें क्या होता है, कॉल्यूमेला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कॉल्यूमेला क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये स्टेराइल टिश्यू होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। जैसे आप ये पहले लिख लेते हैं, इसमें स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ स्ट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में देखो ये क्या है, फर्टिलाइज, ये जितने भी अंदर में जो सेल्स थे ये स्पोरोजिनस टिश्यू थे। जो सेंटर वाला जो स्टेराइल टिश्यू है वो कॉल्यूमेला में डेवलप हुआ, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइड साइड में फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये देखो ये इसमें भी स्यूडो इरेक्टस पाए जाते हैं। ठीक है। जो कि प्रोटेक्शन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आप देख रहे होगे, ये क्या है, स्टोमेटा। ठीक है। तो ताकि गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सके। तो एडवांस में समझ में आ गया। एंथोसिरोस में क्या होता है, कॉल्यूमेला। सी से याद रख लेना यहाँ पर। एंथोसिरोस में क्या होता है, कॉल्यूमेला। लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बेटा, फाइन। एंड 3-4 मिनट में अपना हो भी जाएगा। तो जैसे कि मेरे आप सबको पता है कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर करने की कोशिश नहीं करता हूँ, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए मैं वो कोशिश करता हूँ। एंड आई होप सो कि आपको ये सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो आप दूसरे वे में पढ़े होंगे। ठीक है। बट मैं उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और जो ITP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं बता दूं कि हम जो है वो BSc के साथ साथ B.Ed के जो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया। इसमें मैक्सिमम स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो इसमें हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है। लेट अस राइट, इसमें अपन फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर्स अपन क्या क्या लिख सकते हैं। फ्यूनेरिया जो है इसमें फुट, सेटा, कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल के अंदर जैसे उसमें क्या था, कैप्सूल के अंदर क्या था, सिर्फ कॉल्यूमेला था। किसमें, एंथोसिरोस में। यहां पर आपको कॉल्यूमेला तो दिखेगा ही, साथ ही में आपको एपोफाइसिस का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ओपेक्यूलम दिखेगा, कल ही हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख चुका है, एंड पेरिस्टोम टीथ। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कैप्सूल के अंदर देखना है। ये सब जो है जितने भी जो है वो क्या होते हैं, स्टेराइल टिश्यू, मतलब इसमें 70 to 80% जो है स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप सब यहाँ पर देख सकते हो इस तरफ के रीजन में, ये क्या है, यहाँ पर बस फर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको सेंटर पे आपको पता चला होगा कि ये क्या है, आपका कॉल्यूमेला रीजन है। ठीक है। ओके ब्रो। तो इसका डायग्राम जो है ना वो आप एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको अपने हाथ से बनाना है ना। तो मैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए एक वे में बना दिया हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, आपका ओपेक्यूलम बोल सकते हैं। ये आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका पेरिस्टोम टीथ है। ये दोनों जो है वो स्पोर डिस्पर्सर के लिए काम आते हैं। ठीक है। ये तो है आपका कॉल्यूमेला रीजन है। ये जो है एपोफाइसिस है। ठीक है। नीचे में पाया जाता है, कॉल्यूमेला के नीचे एपोफाइसिस। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है। और ये जो है इधर जो सेल्स है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है। आर्किस्पोरियम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है।
ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाएगा ना, तो मैंने डायग्राम आपको एक एक बार एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप सो कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी कि स्टेरिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हो वो चीज़ हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ओके, ये लास्ट स्लाइड, ये एक समरी के जैसे बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वेट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उतना बड़ा होना नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, फाइन, क्लियर है अब। सॉरी थोड़ा लेट हो जा रहा है। देन रिशिया में क्या हम लोगों ने देखा, स्टोमेटा एब्सेंट होता है, फूड सेटा एब्सेंट होता है, कैप्सूल बस प्रेजेंट होता है। मर्केशिया में आपका कैप्सूल आपको प्रेजेंट होता है, फूड सेटा भी प्रेजेंट होता है। इसमें स्यूडोइलेटस पाए जाते हैं। पेरिया जो है एकदम मीडियम में होता है, जिसमें 50% होते हैं, ये बोल सकते हैं। एंथोसिरोज में आपको स्यूडोइलेटस कोलुमेला लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको फ्यूनेरिया में आपको कोलुमेला के साथ, कोलुमेला में जो है वो कैप्सूल जो है वो डिवाइड होता है कोलुमेला में, एपोफाइसिस में, ओपेक्यूलम एंड पेरिस्टोम टीथ में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ है। अब एक अपन बड़ा पिक्चर देखते हैं, तो ये है गैमेटोफाइट जो होते हैं वो एडॉप्ट होते हैं, देयर बॉडी आइदर ग्रोइंग मोर कॉम्प्लेक्स, देयर स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन अ डाइवर्स हार्श लैंड कंडीशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इवोल्यूशन बता रहा है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुका है। मतलब ये बोल रहा है कि गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्लांट में इसमें क्या वाटर में सर्वाइव करते हैं, जबकि जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपका लैंड से वो होता है। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं थोड़ा क्लोज करते हैं। अगर वेट कर, लेट मी वेट, फाइन। सो आज हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, एवोल्यूशन कैसे होता है, स्टेलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिशिया के बारे में। रिशिया का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सो आई होप सो कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, यू एंजॉयड आवर सेशन, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड तक ज़रूर से आप देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारा चैनल जो है वो ITP साइंस एपेक्स है। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल में ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती है आप सबको एक और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर्स को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।